चलिए दोस्तों, बात करते हैं कक्षा 10 विज्ञान के पेपर की सॉल्यूशन की। तो आज आप सबको जो बायोलॉजी का पेपर इसमें पूछा गया था उसके सभी क्वेश्चन प्लस उनके आंसर की बात करेंगे। तो आप सब मैंने क्वेश्चन लिख लिया है सब, और कैसे किसको लिखना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जीव विज्ञान पे चलते हैं। ये केमिस्ट्री आपकी हो गई, आगे सबसे लास्ट में है जीव विज्ञान आपकी। तो यहां से आपकी शुरुआत है, खंड ग से जीव विज्ञान की शुरुआत है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको ऐसे देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आप सबको अच्छे से करवाएंगे। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी। तो जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है, अर्थात जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है भोजन को पहुंचाता है। तो इसमें पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के लिए हो जाएगा। आगे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो जिस दिन क्या धूप नहीं होगी उस दिन नहीं कर सकते हैं। तो धूप वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं, गर्म दिन में कर सकते हैं, पवन वायु वाले दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब बादलों वाले दिन होंगे तो धूप खुलेगी नहीं, उस दिन आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखेंगे मस्तिष्क जो ब्रेन है आपका उत्तरदायी है, अर्थात ब्रेन का मुख्य कार्य क्या, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो ये जितने भी काम है सभी ब्रेन के काम है, तो इसमें चौथा हो जाएगा सही, इनमें से सभी। भैया आप सभी ये क्वेश्चन याद कर लेंगे, शायद एक दो क्वेश्चन इससे रिपीट हो जाएंगे और इससे ही इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह पेपर करने के बाद आपको इसका लेवल पता चल जाएगा कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। मानव में मादा का पूछा है, भाग नहीं है। बहुत बच्चे अंडाशय देखे लगा दिए अंडाशय है, तो इसमें नहीं जरूर देख लेंगे। क्या पूछा गया, नहीं है। तो अंडाशय बिल्कुल है, गर्भाशय भी बिल्कुल है, डिम्बवाहिनी अंडवाहिनी ये तो है। ये शुक्रवाहिनी कहाँ होती है, मेल में होती, पुरुष में होती। यही आपका तीसरा गलत आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, मानव में वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख ज्यादा न कीजिए, 2 नंबर में, तो सिर्फ कार्य इसके मैं बता देता हूं। तो चलिए बात करते हैं, मानव में वृषण के कार्य लिखिए। तो मैंने पहले से लिख लिया, आप सबको सिर्फ क्या करना है, देखना है बस अच्छे से। अब देखेंगे, ये देखिए आप सबको दिख रहा है ना भैया। तो देखेंगे मानव में वृषण के कार्य, क्या देखेंगे, मानव में जो वृषण है उसके कार्य। तो देखेंगे शुक्राणुओं का निर्माण करना, ऐसे आप आंसर लिखेंगे। मानव में वृषण के कार्य हेडिंग डालेंगे, फिर मानव में वृषण के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 शुक्राणुओं का निर्माण करना, नंबर 2 एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करना। फिर थोड़ा अगर उल्लेख कहा तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से लिख देंगे कि मानव में 2 वृषण होते हैं जो शीशन के दाएं तथा बाएं सटे होते हैं। वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है। बस इतना आप लिख देंगे, आपको कितने 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि पेपर 3 है, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों में आपको अच्छे से करना है। तो इतना बहुत हो गया, 2 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो जैव विकास की बात करते हैं, तो चलिए जैव विकास का कागज उठाते हैं। अब देखेंगे, ये देखिए, ये भी कितने नंबर में, 2 नंबर में है। तो अब देखेंगे, आप सबको भैया दिख रहा है अच्छे से। जैव विकास क्या है, तो जीव जंतुओं में होने वाले कृत्रिम विकास को जैव विकास कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण होता है। और इसके जैव विकास के संबंध में क्या क्वेश्चन था, जैव विकास की उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण इसके डार्विनवाद, लैमार्कवाद है, लेकिन इनके बारे में नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ही नंबर में है। बस आप इतना लिख देंगे, बस इसके 2 एग्जाम्पल डार्विनवाद, लैमार्कवाद हो गए, और जैव विकास कहते किससे, बस इतना लिख दीजिएगा। इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखेंगे, छुई मुई तो ये है नहीं, क्या ये इस बार है नहीं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे, मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। ये देखिए भैया, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे, आप सबको दिख रहा है। और यह 4 नंबर में, कितने नंबर में, 4 नंबर में। तो सबसे पहले लिखेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण की खोज मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने की, या मैकलंग ने की। मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन तथा पुरुष के शुक्राशय में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इतना लिख देंगे, इतना लिख दिए। थोड़ा बनाने के लिए हो गया कि अच्छा लग रहा नहीं, लिखना तो सिर्फ इतना चाहिए था, लेकिन अगर अच्छे नंबर पाना है, 4 में 4 पाना है, तो इसको भी आप लिखेंगे। आगे देखेंगे, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बाह्य जोड़ी क्रोमोसोम नर व मादा में समान होती है, इसलिए इनको समजात क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कहें या गुणसूत्र कहें, बात क्या एक ही है, कहते हैं। तथा 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम नर व मादा में अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे विषमजात क्रोमोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम से ही
होने वाले संतान के लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। बस इतना भैया लिख देंगे, आपको फुल में 4 नंबर मिल जाएंगे और इसका आरेख बना देंगे। क्या बना देंगे? आरेख बना देंगे। तो आरेख भी मैंने बना दिया। देखें यक्स हो गया मादा हो गया, यक्स वाई हो गया नर हो गया, इसके बीच में लिखेंगे निषेचन, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात यक्स अलग कर देंगे, यक्स वाई अलग कर देंगे, बाद में इसमें क्रॉस करा देंगे तो यक्स वाई हो गया। यहाँ F1 पीढ़ी लिख देंगे, फिर जो माइनस का मतलब मादा और प्लस का मतलब क्या हो गया? नर। तो एक मादा एक नर, एक मादा एक नर, अर्थात नोट में यह नहीं लिखने को भूलेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे 90 से ऊपर साइंस में जाना तो यह बात जरूर लिखेंगे, क्या कि जब महिला व पुरुष के मध्य निषेचन होता है तो 50% लड़का तथा 50% लड़की होने की संभावना होती है। तो दोस्तों 4 नंबर आपके पक्के हो गए, या इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब देखेंगे यह 2 क्वेश्चन इस बार सिलेबस में है नहीं। क्या होगा यदि खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर सभी जीवों को समाप्त कर दें, ओजोन परत, तो ओजोन परत का सूत्र O3 होता, जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, और प्रदूषण ज्यादा हो रहा है जिससे इसकी क्षति हो रही है, पतली हो रही है। तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आएंगी और कैंसर, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये शायद पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है क्या? वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखेंगे ये आपका ये फिगर बना देंगे। वृक्काणु मतलब क्या होता है? नेफ्रॉन की ये वाला फिगर हो गया। ये अच्छे से आप कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको देख के आप एक बार बना के चेक कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता। तो ये आपका क्या हो गया? फिगर हो गया। अब इसमें लिखेंगे क्या? तो देख लेंगे, ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसको ये लिख देंगे, मैंने लिख भी लिया आप सबके लिए। देखेंगे अब वृक्क का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म वृक्क नलिकाओं से होता है, जिसमें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, अर्थात जो वृक्क नेफ्रॉन इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे पहला क्या था? मैलपीगियम कोष में प्यालीनुमा संरचना होती है जिसमें बोमेन संपुट होता है तथा इसमें रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। स्रावी नलिका नंबर 2, स्रावी नलिका हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। प्रथम समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनलेलूब और संग्रह नलिका। बोमेन संपूर्ण में छने हुए तरल से लाभदायक पदार्थ रक्त में कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। बस इतना लिख देंगे, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सबको बताए सभी क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं हर बार, और आपको क्या एग्जाम में आने वाले एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगी। और आगे अगर कोई किसी प्रकार की किसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री या फिजिक्स में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।